नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच आपको खबरों की शुरुआत करेंगे संभल से आ रही खबर के साथ, जहां पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग अब्दुल कलाम की देन, ये बर्क की तरफ से कहा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति बननी चाहिए, सीएम योगी को लेकर भी शफीकुर रहमान बर्क बोले हैं। उन्होंने कहा है, योगी मेरे दोस्त हैं, 4 बार मेरे साथ संसद में रहे, योगी मेरे दुश्मन नहीं दोस्त हैं, ये बर्क की तरफ से कहा गया है। शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मुसलमानों पर हमले बीजेपी के इशारों पर होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश की सद्बुद्धि के ठेकेदार, ये बर्क की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव कमजोर नहीं है, शफीकुर रहमान का ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि शफीकुर रहमान अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना दोस्त कहा कि वो उनके दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, 4 बार वो संसद में रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी कमजोर नहीं है। जमकर उन्होंने हमला बीजेपी पर बोला है। तो यहाँ पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये बड़ा बयान आपको सुनवाते हैं। तो योगी दिखाई दे रहे हैं। योगी मेरे साथ 4 मरतबा हाउस में रहे, पार्लियामेंट में। ये योगी साहब हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ख्यालात का ताल्लुक है, ख्यालात अपने अपने अलहदा, उनके अलहदा, हमारे अलहदा। हमारे को दुश्मन थोड़ा ही है, ऐसा भी थे। ये क्रेडिट उनको जाता है। तो शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान, और आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों पर जो हमले होते हैं वो बीजेपी के इशारों पर होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश की सद्बुद्धि के ठेकेदार, ये बर्क की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव कमजोर नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क जो कि हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, इस बार उनका बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पद संभालते 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान चौधरी ने अपनी कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व को कई बार प्रभावित किया। बीते 1 साल में भूपेंद्र चौधरी का कामकाज रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, यानी नतीजा देने वाला रहा। निकाय चुनाव और उपचुनावों में उनकी रणनीति का लोहा सबने माना। जब उनके नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को रामपुर सीट पर जीत मिली। आइए समझते हैं कि इस 1 साल में भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के चौधरी का 1 साल, रामपुर से लेकर निकाय तक कमाल, सरकार और संगठन में मजबूत तालमेल। अब चौधरी नई चुनौती के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव के बाद बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बाद जब भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया तो बहुतों को ऐसा लगा कि पश्चिमी यूपी के चौधरी की चौधराहट पूरे यूपी में नहीं चलेगी। लेकिन जब भूपेंद्र चौधरी ने रिजल्ट देना शुरू किया तो उन सब की जुबान बंद हो गई जिन्होंने उन्हें हल्के में आंका था। लगभग 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने जो हमारे कार्यक्रम और अभियान पार्टी की तरफ से, केंद्रीय पार्टी की तरफ से आए, उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर पूरे प्रदेश देश भर में सबसे अच्छा परिणाम, सबसे बेहतर, मतलब ये कहें कि नंबर 1 पर हम लोग रहे। नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली। पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी सफलता मिली होगी। जो 25 अगस्त 2022 को बीजेपी की कमान संभालने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहला काम किया संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने का। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से उलट इस बार संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल रहा। कहीं भी संगठन और सरकार के बीच टकराव की नौबत ही नहीं आई। पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल का प्रचार प्रसार करने में यूपी अव्वल रहा। इसका श्रेय भी भूपेंद्र चौधरी की कार्यशैली को जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनौती रही लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ की सीट, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली। 2022 के आखिरी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इसमें बीजेपी को मैनपुरी और खुद की जीती हुई सीट खतौली में हार भले ही मिली,
लेकिन पहली बार रामपुर में बीजेपी ने आजम खां के किले को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल किया। 1 साल के छोटे से कार्यकाल में भूपेंद्र चौधरी ने अपनी कार्यशैली से बताया कि वो यूपी बीजेपी के सफलतम अध्यक्ष होने की कुवत रखते हैं। इनके नेतृत्व में कई और अहम घटनाक्रम भी हुए। इस साल मई में निकाय चुनावों में बीजेपी ने नगर निगमों की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, जबकि 88 नगर पालिका और 191 नगर पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। 2022 के चुनाव में बीजेपी छोड़ सपा में गए दारा सिंह चौहान की वापसी भी भूपेंद्र चौधरी ने कराई। तो वहीं ओपी राजभर को भी एनडीए के साथ लाने में भूपेंद्र चौधरी की भूमिका बड़ी रही। 1 साल के कामयाब सफर के बावजूद अभी भूपेंद्र चौधरी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली बड़ी चुनौती घोसी विधानसभा का उपचुनाव है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती 2024 है, जिसमें मिशन 80 के टारगेट को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर है। 2014 में बीजेपी ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 71 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल लेस को 2 सीटें मिली, यानी एनडीए 73 सीटों पर कामयाब रहा। यूपी में अभी तक के इतिहास में कोई भी 80 की 80 सीटें नहीं जीत पाया है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के लिए ये बड़ा टास्क है। कुल मिलाकर अब तक के प्रदर्शन से एक बात तो साफ है कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल में चौधरी की कामयाबी का प्रतिशत नाकामी से ज्यादा रहा। देखना होगा कि बीजेपी के चौधरी 2024 में अपनी कैसी चौधराहट दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूं लगता है कि जैसे कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को डुबाने की सुपारी ले रखी है। ऐसे नेताओं की कांग्रेस में लंबी फहरिस्त है, जिनकी जुबान जब भी खुलती है फायदा बीजेपी को मिल जाता है। अब जरा देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन का, और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर आज भी वही लकीर पीट रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास करना राजीव गांधी की गलती थी। इस बहाने मणिशंकर ने खुद की पार्टी के पीएम रहे पीवी नरसिम्हा राव को भी आपको बताने की बख्शा नहीं है। अब सवाल उठता है कि चुनाव से पहले उल्टे सीधे बयान देकर क्या अय्यर अपनी ही पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? इस पर करेंगे बात, और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कांग्रेस के सुपारी किंग मणिशंकर अय्यर, किताब विमोचन में फिर चली जुबान। अय्यर ने फिर दागा सेल्फ गोल। मौका था मणिशंकर अय्यर की किताब के विमोचन का। मंच पर अय्यर के साथ खुद सोनिया गांधी मौजूद थी। विमोचन के बाद अय्यर ने जब बोलना शुरू किया तो एक बार फिर पुरानी ठसक के साथ बोलते बोलते पीवी नरसिम्हा राव को लपेट लिया। अय्यर ने कहा, पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, अटल जी नहीं। नरसिम्हा राव सांप्रदायिक और हिंदुत्व की ओर झुके हुए नेता थे। बाबरी ढांचे के विध्वंस के लिए भी नरसिम्हा राव जिम्मेदार थे। अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने सोनिया गांधी की मौजूदगी में राजीव गांधी को भी निशाने पे लिया। अय्यर ने कहा, राम मंदिर के ताले खुलवाना राजीव गांधी का गलत फैसला था। राम मंदिर के शिलान्यास का भी फैसला गलत था। राजीव गांधी को उसी वक्त सिखों से माफी मांगनी चाहिए थी। ये सब कुछ सोनिया गांधी की मौजूदगी में मणिशंकर अय्यर कहते चले गए और सभी खामोशी से सुनते रहे। खैर, ये तो हुई बयान की बात, लेकिन इस बयान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या मणिशंकर अय्यर जानबूझकर चुनाव के ऐन पहले ऐसे विवादित बयान देते हैं? क्या राम मंदिर के शिलान्यास को गलत बताकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान नहीं कर रहे? राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में क्या अय्यर का ये बयान कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या बीजेपी इस बहाने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप नहीं लगाएगी? इन तमाम सवालों पर कांग्रेस के रणनीतिकारों को जरूर सोचना चाहिए कि एक और राहुल गांधी खुद को सच्चा हिंदू बताते हैं,
तो वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता उस राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनना शुरू हुआ। बहरहाल बीजेपी नेता तो अय्यर और दिग्विजय सिंह के बयानों का इंतजार करते रहते हैं कि कब कुछ उल्टा सीधा बोलें और कब माहौल बनाने का मौका मिले। इस बार भी यही हुआ। अय्यर ने बोला तो बीजेपी ने घेर लिया। 3 P's। P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान, इन तीनों विषयों पर, और ये 3 विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये 3 विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। उस पर मणिशंकर अय्यर जी ने थीसिस प्रस्तुत किया है, और अलायंस के जो द सोल ऑफ द अलायंस हैज बीन प्रेजेंटेड बाय मणिशंकर अय्यर इन द रिटन फॉर्मेट। अब याद आई है, 32 साल बाद याद आई है। इससे पहले अय्यर जी को नहीं याद आई। अभी देखिए, जितना भी 2024 का चुनाव नजदीक आएगा, वो इस तरीके की यादें बहुत आएंगी उनको। अभी तक आप चुपचाप बैठे थे। जब तक नरसिम्हा राव जी जीवित रहे तब तक आप नहीं बोल पाए। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद आज तक नहीं बोल पाए। आज आपको याद आ रहा है। पता नहीं अभी ये क्या करवा दें और क्या बोल दें। श्री मोदी को चाय वाला कहकर अपमान करने की कोशिश की तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। 2019 के चुनाव से पहले अय्यर का पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीएम मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते दिखे थे। बीजेपी ने इस पर भी खूब घेरा और चुनावी नतीजा क्या रहा सबको मालूम है। अब सवाल उठता है कि क्या 2024 से पहले अय्यर का ये बयान भी बीजेपी के लिए चुनावी लिहाज से मुफीद है? कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि असल में अय्यर बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के सरकारी अस्पताल में बड़ा खेल देखने को मिला है। डॉक्टर नहीं, सफाई कर्मी चला रहे हैं अस्पताल। सफाई कर्मी पोछा लगाने के साथ ही अब इंजेक्शन भी लगाने लगे हैं। अस्पताल में मरीजों को डॉक्टर नहीं, सफाई कर्मी लगाते हैं इंजेक्शन। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। गैर अनुभवी लोग लगा रहे हैं सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन। सफाई कर्मी का इंजेक्शन लगाने का जो वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है। इंजेक्शन लगाने के बाद सफाई करता दिखा सफाई कर्मी नितिन। आपको बता दें कि अस्पताल में मरीज का इलाज डॉक्टर नहीं, अब सफाई कर्मी करेंगे। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल उठता है। तो ये जो वीडियो मरने वाली बात है। खास तौर से कम सीएमओ को सोचना चाहिए 50 बार। इतनी बड़ी लापरवाही कि सफाई कर्मी अगर मरीजों को इंजेक्शन लगाएगा तो आखिर होगा क्या। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ हमारे अस्पताल में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इनके सूचना के अधिकार पे मांगिए इनसे, तो तमाम मौतें बिजनौर में हो रही हैं। घोर लापरवाही है और मैं तो समझता हूँ सीएमओ के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार सीएमओ है, उसकी देखरेख में हॉस्पिटल चलता है। और उसके बाद सफाई कर्मी अगर वहाँ इंजेक्शन लगाने का काम करेगा मरीज में, तो आखिर इन मरीजों का क्या होगा। इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसकी जांच कराएंगे जो है। और फिलहाल जो उसको तुरंत एकदम जो है प्राथमिक डिग्री से अलग हटा दे रहे हैं, वार्ड में काम नहीं करेगा। तो बहुत गलत काम किया है उसने, जो है अपनी नौकरी की भर्ती खिलवाड़ दिया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जाँच कराएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके तो यहाँ देखिए, अब अपने आप में कई बड़े सवाल इस दौरान खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इन सफाई कर्मियों को इंजेक्शन लगाने के लिए किसने कहा। फैजल हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। फैजल, ये पूरा मामला समझाइए और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो कार्रवाई की बात तो यह है कि न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलने के बाद उनके संज्ञान में आया है कि ये भी लापरवाही बिजनौर अस्पताल में हो रही है। जब हमने सीएमएच चार्ज ले रखा है राधेश्याम वर्मा ने, उनसे बात की तो उनका कहना है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर आपने ये वीडियो हमें दिखाई है तो तत्काल प्रभाव कार्रवाई की जाएगी, जांच बिठाई जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए बड़ी लापरवाही की, आप साफ देख रहे हैं सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रहा है, पुलिस कस्टडी में इंजेक्शन लगा रहा है, बोतल लगा रहा है, तो कितनी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। और बड़ी लापरवाही इसलिए भी है क्योंकि उस रात एक मरीज मरा था उसी वार्ड में, जो जिसे टीबी वार्ड कहा जाता है। उसके बाद सुबह में एक मरीज मरा,
तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। और इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार शायद ये सफाई कर्मी नहीं है, वहां पर नर्स बैठती हैं, वहां डॉक्टर बैठते हैं, वे भी इस लापरवाही में शामिल हैं। कहीं ना कहीं इस अस्पताल की जांच होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई जो भी हो इनके खिलाफ होनी चाहिए, जितने भी ये सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि ये तो संविदा देता सफाई कर्मी, इसको इंजेक्शन भर के नर्स दे रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व जो है सरकारी कर्मचारी हैं। इसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। और न्यूज़ 1 इंडिया हर बार ऐसी खबरें लाता है और आंखें खोलता है प्रशासन की, लेकिन कहीं ना कहीं इस बड़ी लापरवाही को दिखाना न्यूज़ 1 इंडिया का यही मुहिम है कि जिला अस्पताल में जो बड़ी लापरवाही हो रही है इस पर किसी न किसी तरीके से रोक लगे और आगे ऐसा ना हो, क्योंकि वहां गरीब लोग जाते हैं और गरीब लोग जाने का मतलब यही है, वो जान और मौत से खेलते हैं। क्योंकि अगर सफाई कर्मी इलाज करेगा, क्योंकि एक डिग्री वाला बीएमएस डॉक्टर भी इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो आप खुद देख सकते हैं सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रहा है, तो ये बड़ी लापरवाही है। इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मरीजों की जान के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है फैजल, और अगर यहाँ पर सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो फिर डॉक्टर क्या करने आते हैं अस्पताल में, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर बात की जाए डॉक्टर की तो 6-7 डॉक्टर में पूरा जिला अस्पताल टिका हुआ है, जबकि 42 डॉक्टर लगाए हुए हैं जिला अस्पताल में, लेकिन वो आते नहीं है। अगर बात की जाए इमरजेंसी में 4 डॉक्टर रहते हैं, 4 डॉक्टर तो पूरी इमरजेंसी टिकी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। 12 डॉक्टर अलग से लगाए हुए हैं, वो भी MBBS हैं, लेकिन वो आते नहीं है। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, यही बहाना रहता है। अगर बात की जाए 7-8 डॉक्टर की, तो इसमें प्रेम प्रकाश है, राम कुमार है, राधेश्याम वर्मा है, अंकित है और बिहार त्यागी हैं, और भी 2-4 डॉक्टर ऐसे हैं जो ड्यूटी पर आते हैं। पूरा जिला अस्पताल उन्हीं पर टिका हुआ है, ना तो स्टाफ ज्यादा आता है, जो आना है उन्हें भी नहीं आते। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, और इसी लापरवाही को देखते हुए सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है फैजल। अब ऐसे में देखना होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं उन्नाव से खबर आपको बता दें, जहां भारी बारिश के चलते कच्चा मकान ढहा है। मकान के मलबे में दबे मां और बेटी, आवाज सुनकर ग्रामीणों ने दौड़ में भी रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम अतुल कुमार, इसके साथ ही मोरावा थाना क्षेत्र के अक्कोहरी गांव का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने आप में ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। उन्नाव से ये खबर है। नीरज हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीरज, क्या पूरा मामला? देखिए, जो बारिश हो रही है, जिस तरीके की रुक रुक के बारिश हुई है लगातार, उस भारी बारिश के चलते जो कच्चा मकान है वो एकदम से ढह गया, पूरा भरभरा करके गिरा, और इसके अंदर माँ और बेटी दोनों जो है इस मलबे में दब गए। इनकी आवाज किसी तरीके से बाहर निकल करके जब आई है, ग्रामीणों को आवाज सुनाई पड़ी है। आनन फानन में पूरे जो वहां की जो मिट्टी थी, जो उनके ऊपर मलबा था, उस मलबे को हटाया गया और दोनों को निकाला गया। अब उसके बाद CHC में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कहीं ना कहीं प्रशासन, जो आला अधिकारी है जैसे DM है, वो लगातार इस चीज का आदेश दे रही है कि इस तरीके के मकानों पर नजर बना के रखी जाए, क्योंकि इस समय जो भारी बारिश का अलर्ट है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। तो कहीं ना कहीं एक स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे भी इस तरीके से लापरवाही होती है कि वो अपने क्षेत्र में ध्यान बना करके रखे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।